नमस्कार। होम ऑफ टेक्नो क्रिएशंस के पॉडकास्ट में मैं गरिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको मिलवा रही हूँ। इनका परिचय देने में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ये है हमारे बाल सखा। नमस्कार। साथ ही में ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। फिटनेस के क्षेत्र में भी ये बहुत जागरूकता अभियान चला रहे हैं। युवाओं को और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बहुत अच्छे से ये जागरूक कर रहे हैं फिटनेस के क्षेत्र में, और साथ ही में ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मैंने सही कहा पंकज? बिल्कुल ठीक कहा गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग बाल सखा हैं। और जैसा आपने कहा कि मैं तीनों क्षेत्र में काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ जी। मुझे फिट रहने का और लोगों से आग्रह करने का शौक है कि आप फिट रहो। आग्रह होता है, माने न माने उनका विषय होता है। और मोटिवेशन के क्षेत्र में लगभग 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो बहुत सारे आलेख लिखता हूँ मोटिवेशन पर। हाँ, मैंने भी आपके आलेख पढ़े हैं पंकज, और मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है आलेख के थ्रू ही हमारे इतने सालों के बाद में हमारी जो कनेक्टिविटी बनी थी वो आपके आलेखों के माध्यम से ही बनी थी, अगर आपको याद हो तो। अब पंकज, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। आप याद करिए शिवाजी नगर, हमारा सरस्वती विद्या मंदिर, हमारा स्कूल, क्या यादें हैं आपकी वहाँ से बचपन की जुड़ी हुई? देखिए, संयोग से गरिमा मेरी याददाश्त बहुत तेज है। वेरी गुड, मेरी भी बहुत अच्छी है। मुझे बस करिकुलम याद नहीं होता था, बाकी सब याद। मुझे याद है आपकी गिनती शुरू से ही हमेशा जो नॉटी बच्चे होते थे उनमें ही होती थी, और लेकिन उसके बाद में भी आप हमारे स्कूल के सेनापति भी होते थे। मुझे ये भी याद है क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज थी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ करीब 2.5 या 3 साल की, क्योंकि तब 5 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो शिशु कक्षा थी जिसमें मेरा एडमिशन हुआ, और लोखंडे दीदी थी हमारी जिन्होंने एडमिशन कराया। तो लोखंडे दीदी, पाटनकर दीदी, मुक्तिवत दीदी हमारी प्राचार्य थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शिशु मंदिर बहुत छोटे स्वरूप में था शिवाजी नगर का। अब तो छोटे स्वरूप में जरूर था पंकज, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें स्कूल से जो हमें संस्कार मिले हैं, जो हमें वैल्यूज मिले हैं, वो उन्हीं की वजह से हम आज की इस चैलेंजिंग दुनिया में ऐसे अपने जीवन की हसल बसल के साथ में हम बैलेंस बिठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमें हमारे स्कूल से ही यही प्रेरणा। निश्चित तौर पर सहमत हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरा प्रवेश शिशु मंदिर में कराया, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मेरे नाना जी स्वयं सेवक थे, गुजर गए। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि यदि बच्चों को अच्छा डेवलप करना है तो शिशु मंदिर में प्रवेश कराओ। तो मेरे बाकी भी जो 3 भाई बहन थे शिशु मंदिर में पढ़े, और निश्चित तौर पे शिशु मंदिर के जो संस्कार, संस्कृति और जो सीख, मतलब मुझे आश्चर्य होता था कि उस जमाने में पुस्तकालय था शिशु मंदिर शिवाजी नगर, मतलब साधन संसाधन कम हो सकते थे, पर सोच शिशु मंदिर की बहुत बड़ी थी। उनकी कोशिश ये थी कि हम सच्चे मायने में कैसा भारतीय और भारतीयता के भाव के व्यक्तित्व का निर्माण करें जो मूलतः देश के काम आए। और वहीं से मुझे यदि आप जिस लीडरशिप की बातचीत कर रहे हैं कि एक मन में कितना भी पुस्तक पढ़कर भाव आता था, कोई आगे खड़ा होता था तो मुझे लगता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था वो बहुत गरीबी रेखा के नीचे वाली स्थिति, बहुत टफ सिचुएशन थी, और मैंने बहुत चीज़ फेस किया। तो मुझे मेरे पेरेंट्स क्या कहते थे, जब भी कोई बातचीत होती थी या भाव की बात होती थी गरिमा, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे हम बड़े आदमी नहीं हैं, हम बड़े आदमी नहीं है। तो मुझे नहीं समझता था बड़ा आदमी क्या होता है, पर एक वर्ड मेरे कान में गूंजता था, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। तो मुझे क्या लगता था कि ना तो मुझे बड़े आदमी की परिभाषा पता थी। सही बात है। और हमको उस समय इतनी ज्यादा हम सब में मासूमियत भरी थी, इतनी इनोसेंस थी कि इतनी सब बड़ी बड़ी बातों का हम मतलब भी नहीं समझ। पर मुझे एक चीज लगती थी मेरे मन में कि बड़ा आदमी कोई ऐसा चीज होता है जो उस जमाने से होता था कि वो सर्वशक्तिमान होता है। तब ये हीमैन और शक्तिमान जैसे सीरियल तो नहीं आते थे, तब फैंटम। हाँ, हम लोग तो यही सारे कॉमिक्स, बेला बहादुर पढ़ते, और हाँ ऐसी ही चंदा मामा चलती थी, नंदन चलती थी, चंपक पुस्तक चलती थी, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हमारे शिशु मंदिर के पुस्तकालय में हुआ करती थी। तो लेकिन मुझे लगा कि ये जो बड़ा आदमी है ना, ये कोई पावरफुल चीज़ है। तो मुझे तब भी नहीं समझा कि बड़ा आदमी क्या होता है। मैं आज भी नहीं मानता मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, पर इतना मानता हूँ कि जो शिशु मंदिर के संस्कार थे उन्होंने मुझे मेरे जीवन यापन में बहुत मदद करी, कि मेरा करियर सेट करने में बहुत मदद करी। और अब मुझे यदि आज मैं तुलना करूं तो मैं ईश्वर की कृपा से बढ़िया दाल रोटी मस्त खाता हूं, तो सबके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे माता पिता का मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे शिशु मंदिर भेजा, और शिशु मंदिर का विद्या भारती के प्रति मेरी कोटि कोटि
कृतज्ञ था कि वो जो ऐसे भैया बहन डेवलप कर रहे हैं जो पूरे देश में क्रांति लाएंगे। मुझे लगता है शायद हम जैसे शिशु मंदिर के भैया बहन मिलकर ही आगे जाकर जिस स्वर्णिम भारत की बात है उसमें अपना योगदान करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है पंकज, इसी को शायद हम आजकल ग्रेटिट्यूड कहते हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जो भी संस्कार दिए, हमारे स्कूलों में जो भी हमारे ज्ञान या जो भी संस्कार हमें मिले हैं, उन्हीं की बदौलत हम आज इतने अच्छे से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और अपने अपने क्षेत्रों में हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ मित्रों को आपसे कुछ शिकायत भी है पंकज। अब आप पूछिए क्या शिकायत है। नहीं, पहले शिकायत तो करने दीजिए पहले आप। शिकायत ये है पंकज कि हम लोगों के तो देखिए आपको पता है हमारा ग्रुप काफ़ी समय से बना हुआ है और हमारे कुछ इवनिंग के गेट टुगेदर्स भी होते हैं, तो हमारे दोस्तों को ये शिकायत रहती है कि आप हमारे गेट टुगेदर्स में नहीं आ पाते। देखिए मैं भी उस कमी को बहुत अनुभव करता हूँ, पर गरिमा विषय सिर्फ ये है कि मेरा जो रूटीन है वो सामान्य लोगों से बहुत डिफरेंट है। मेरे जो सुबह का फर्स्ट हाफ है वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट होता है और अराउंड 11-12 बजे तक मेरे पास मेरे फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें फिटनेस इंफॉर्मेशन के सेशंस करता हूँ, वर्चुअल सेशंस करता हूँ। करीब 700 फैमिलीज को मैं और मेरी वाइफ मिलकर पिछले 6.5 साल से गाइड कर रहे हैं, जहाँ हम लोग जनरल फिटनेस की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, खान पान की बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद शाम को करीब 6-6:30 बजे से मेरे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ, तो उस नाते जो मेरे टीवी के डिबेट्स हैं वो अभी आपके सामने मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए थे टीवी डिबेट के, तो मैंने कहा नहीं 6-7 की डिबेट मत करो, अब 8 के बाद के डिबेट। नहीं, आपकी व्यस्तताओं को हम भी तो बस समझते हैं इसीलिए मैं तो अपने कुछ मित्रों से आग्रह भी किया, जैसे अभिजीत से मेरी बात हुई, अभिजीत नाटकर हमारे साथ ही, मैंने कहा अभिजीत ऐसा प्रयास करो कि दिन में अभिजीत सुन के खुश हो जाएगा। दिन में हो सके, क्योंकि मेरी भी इच्छा बहुत होती है, 1-2 बार जो अवसर मिले तो मिला मैं, पर मैं आप लोग को भी समझ सकता हूँ कि आप सब लोग का प्रोफाइल जॉब का बिजनेस का प्रोफाइल है, जहाँ दिन में काम का समय होता है, तो मेरा थोड़ा बस रूटीन उल्टा है, इस वजह से मैं अनुपस्थित हूँ। कोई बात नहीं, तो मुझे यही एक जरिया लगा कि इसी कैमरे के माध्यम से और संजय भाई के माध्यम से हम पंकज को एक बार हम अपने सारे दोस्तों से भी मिलवाएं और बाकी सब लोगों से भी हम मिलवाएं। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूँगी पंकज कि ये जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, तो what motivated you to become the motivational speaker? आपका मोटिवेशन क्या था? It was just a coincidence, it was not planned, or I think it's destiny who took me to this place which is called motivational speaker. अच्छा। और मुझे लगता है शायद 11th या 12th क्लास में हम शिशु मंदिर से मॉडल स्कूल आ गए थे, तो ये जो कैंपेन स्कूल है जो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके पहले वो ओल्ड कैंपेन नाम का स्कूल हुआ करता था, जो आजकल आपके एक सरकारी स्कूल है। तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, वो स्पीकर कौन थे मुझे नहीं पता, पर उनकी एक बात मुझे समझ में आई कि इस समय पूरी दुनिया में, आप समझिए मैं कम से कम 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बल्कि और ज़्यादा की होगी, क्योंकि 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, शायद 35 साल हुए होंगे, कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी के अच्छे शब्दों की प्रेरणा की जरूरत है। और यदि आपके किसी वक्तव्य से, आपकी किसी एक बात से, आपके किसी, अब तो ऑडियो वीडियो का जमाना आ गया, उस समय तो भाषण होते थे या लेख होते थे, आपके किसी, अब तो आप सवेरे मोबाइल खोले, आपका मोबाइल बिल्कुल में मोबाइल में इतने मैसेजेस रहते हैं मोटिवेशन के, इंस्पायरिंग मैसेजेस, जिनको वाकई में पढ़ के कुछ से वाकई में ही हमें असली में प्रेरणा मिलती है। 2 चीज़ें है गरिमा कि एक प्रेरणा अस्थायी जो उसको पढ़ा, और फिर सामान्य दिनचर्या में तो भूल गए कि हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, और फिर उसी तनाव में, उसी दबाव में, उसी चीज़ के साथ, तो मैंने वहाँ से सीखा और फिर एक लगन सी लगी कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कीड़ा था, बड़ा आदमी बड़ा आदमी। तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे उनको बड़ा आदर सत्कार मिल रहा था, लोग वाहवाही कर रहे थे और उनकी भाषण बहुत अच्छी थी। तो मुझे हमारे सर हैं, आप भी जानते हो, चंद्रा शुक्ला सर, उनका मुझे हमें हिंदी पढ़ाते थे, शुक्ला सर का आज पत्रकार है और अभी शुक्ला सर है, मेरा संपर्क उनसे है, तो उनका मुझे बहुत इससे मिलता था। तो वो मुझसे कहते थे कि पंकज तू बोलता अच्छा है, तो उनके उन शब्दों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। जबकि मैं 5वीं क्लास में था तो आनंद विहार स्कूल में गया, एक इंटर स्कूल कंपटीशन था और वाद विवाद विषय था, मैं पूरी तैयारी करके गया, पर मैं 5वीं क्लास में आनंद विहार स्कूल के मंच पर खड़ा हूँ, सामने लोग हैं, पर मैं बोल नहीं पाया, और जैसे नहीं बोला तो वोटिंग चालू हुई, कंपटीशन था, वोटिंग चालू हुई तो जितनी हवा थी वो भी निकल गई, और मैं एक फ्लॉप स्पीकर के तौर पर उस दिन वापस लौटा, बहुत लिटरली रोया। मेरे नाना जी थे, हम लोग शिवाजी नगर में रहते थे, नाना जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैं लिटरली रोने लगा। मैं कहा नहीं साहब, मैं कभी मुझ पर बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे बस का नहीं है। तो बोले ठीक है, अपन भोजन के बाद बात करेंगे। तो
नाना जी थे, परिपक्व थे, उन्होंने हमारा शिशु मंदिर में एडमिशन की सलाह मेरे माता पिता को दी थी। भोजन हुआ, भोजन बाद मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या निर्णय है, और मैं कहा पक्का निर्णय तो यही है ना, ये असफलता से ही आपकी सफलता का मार्ग आगे Exactly. प्रशस्त हुआ। तो मुझको नाना जी ने कहा कि अच्छा तुमको तकलीफ क्या हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। मतलब प्रॉब्लम है कि मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई लोगों ने। तो बोले कि उनसे बदला लेना चाहते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरा बहुत सर लेना चाहता हूँ। बोले नहीं, बदला मारपीट करके झगड़ा करके बदला कभी नहीं लिया था, तुम सिद्ध करके बताओ कि तुम अच्छे मोटे स्पीकर। में कहा उनको क्या पता। बोले नहीं देखो, उनको और इनको नहीं पता, लेकिन तुम यदि साबित करो तो उनको अपने मन में पराजित फील करो, तो अपने मन में तुम विजेता अनुभव करो कि हाँ क्या बात है। यही असली सफलता होती है। और यही एक जो आप कहते हो कि बदला लेने का या किसी के आगे अपने आप को सफल सिद्ध करने का, यही एक जरिया होता है कि आप खुद को सही साबित करके दिखाएं जो आपने किया। और उसके बाद बखतराम बाल समारोह होता था कम्युनिटी और टीटी नगर में, तो वहाँ मैं जाता था और मुझे इनिशियली 1-2 साल कोई प्राइज नहीं मिला, सर्टिफिकेशन मिलता था प्रतिभागी का। फिर सांत्वना, और उस समय तो ये छोटे-छोटे प्राइजेस बहुत मैटर करते थे। फिर सांत्वना पुरस्कार मिला, कंसोलेशन प्राइज, तो लगा कि नहीं यार इट इज समथिंग रियली गुड। फिर उसके बाद मिलने लगा, तो स्कूल तक आते आते तो फिर चीज़ें मतलब मुझे मूल मुद्दा आप समझ में आता है कि उस समय मेरे मन में आत्मविश्वास की कमी थी और सबके भीतर सारी क्षमताएं, हर व्यक्ति क्षमताओं से परिपूर्ण है। बस कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको तराश कर और उस समय आपको सहारा दे जब आप संकट हो। जैसे मेरे नाना जी ने दी, उस समय नाना जी नहीं होते तो मैं उनके प्रति आजीवन ऋणी हूँ कि यदि वो नहीं होते, यदि ये बातचीत नहीं होती कि तुम विनर या लूजर क्या तुमको तय करना, वो कब बन के बताओ। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई और फिर करते 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 चले गए और अभी ईश्वर कृपा से एक लंबा अनुभव हो गया, तो बहुत सारे विषय कंठस्थ हो गए। मैं लेकिन इसके बाद भी आज भी गरिमा में सीखने जाता हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में जाता हूँ जब बहुत ट्रेनिंग का चार्ज होता है, कि मुझको पता है कि यदि आप देखिए पंकज, मेरा ये मानना है कि हाँ, सीखना सिखाना इट्स ए 2-वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। जो ऑडियंस है, कई बार जो भी हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके जरिए भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो सीखना सिखाना इट्स ऑलवेज अ 2-वे प्रोसेस, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी अपनी सॉरी आपको कट कर रही हूँ मैं, अभी आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, तनाव और दबाव। तो इससे आपका क्या मंशा है आपकी, या आज के जनरेशन में आप इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके के तनावों और दबावों के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए गिरिमा, मूल जो जड़ है समस्या की वो ये है कि हम सब ने तनाव और दबाव को अपना शत्रु मान लिया, ऐसा मान लिया कि हमारे जीवन का भाग नहीं है। जब तक सांस है तब तक तनाव भी और दबाव भी है। जो एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये हर उस व्यक्ति में जिसकी सांस है। और नेपोलियन जैसे बड़े जो लेखक हैं, जो मोटिवेशन के पितामह कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो शमशान घाट में है उनके यहाँ तो कब्रिस्तान होता है, उन्होंने ग्रेवयार्ड वर्ड यूज किया है कि जो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में है उन्हीं के पास तनाव नहीं, बाकी यदि सांस चली तो तनाव है। तो इस पक्ष को समझना पड़ेगा। अभी सवाल आता है कि हाउ वी फेस दिस स्ट्रेस एंड प्रेशर, दैट इज एवरीथिंग। हमारे ज़माने में पंकज, मुझे ध्यान है कि हम जब छोटे हुआ करते थे, इन शब्दों से हमारा कोई कुछ हमारा राब्ता नहीं था, या कहना चाहिए इन शब्दों से हमारा कुछ, हम इतना जानते नहीं थे स्ट्रेस क्या होता है या फिर एंग्जाइटी क्या होती है। आज जिसको देखो, छोटे से बच्चे को देखो तो ही इज अंडर स्ट्रेस। 5 साल का बच्चा है, वो एंग्जाइटी का शिकार है। क्यों है? उसका तब दौर दूसरा था। हाँ, तब ज्वाइंट फैमिली सेटअप था, पेरेंट्स तक तो इशू आता ही नहीं था। ग्रैंड पेरेंट्स जो थे या चाचा चाची भाई बहन सब संभाल लेते थे। अच्छा, जब भी आप कम्युनिटी में रहते हो ना, ग्रुप में रहते हो, तो यू फील मोर सिक्योर्ड। अभी पेरेंट्स को चिंता ये है कि मैं ऑफिस में हूँ, दोनों लोग जॉब वाले, बच्चा है, बच्ची घर पर क्या कर रही होगी, तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस डेवलप। अच्छा, फिर वो स्ट्रेस आप कहाँ बच्चे पर ट्रांसफर करो, तुम ध्यान रखना, बाहर मत जाना। अभी आप सोचो कि हमारे कल्चर में अभी क्या सिखाते हैं कि अनजान आदमी से बात मत करना। हम सबसे बात करते थे, हमें सिखाते थे कि हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सबके साथ प्रणाम करते जाओ, सबके साथ नमस्कार करो, बड़े हैं तो उनको नमस्कार करो, जो आपके एज ग्रुप के हैं उनके साथ में आप फ्रेंडशिप करो। तो अभी क्या सिखाते हैं? अनजान आदमी से बात मत करना। सही बात है। वो कुछ देर तो खाने को मत लेना। तो आपके मन में ये जो भय आ गया, तो अभी करना क्या है आपको कि ये कोशिश करना है कि एक तो पहले सच को समझना है कि तनाव और दबाव जीवन का भाग है। मुझे भी तनाव है, मुझे भी दबाव है, पर अंतर क्या है कि मैं उसको हैंडल करने के स्किल को बेहतर तरीके से डेवलप कर चुका हूँ, जो तनाव दबाव वाला व्यक्ति नहीं कर पाता। मेरे जैसे सबके अपने अपने राम है ना, ऐसे सबके अपने अपने तनाव है। आपके अलग होंगे, संजय पात्रकर जी के अलग होंगे,
नरेंद्र कुलकर्णी के अलग होंगे, दीप्ति तेलन के अलग होंगे, ये सब वो लोग जिनके नाम मुझे याद है, मुक्ता के अलग होंगे, छाया चिंचोलकर के अलग होंगे, संध्या के अलग होंगे, ये सब लोग के नाम मुझे याद है, साथ पढ़ते थे हम लोग। लेकिन हैंडल कैसे करो उस पर डिपेंड करता है। तो पहले यदि इस सच को, फिर दूसरा दो चीज़ें होती है। दलाई लामा क्या बोलते हैं कि इफ़ यू हैव अ सॉल्यूशन देन नो नीड टू वरी, इफ़ यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन देन नो नीड टू वरी। यदि आपके पास किसी समस्या का, तनाव का, दबाव का समाधान है तो चिंता काहे की, सही बात है। और यदि नहीं है तो फिर चिंता काहे की, फिर दवा बोलो छोड़ो, जो करे ठीक करेगा। एक इसको बोलते हैं स्पोर्टिव में। तो हैंडल योर स्ट्रेस एंड प्रेशर स्पोर्टिव वे। जीवन है, उतार चढ़ाव आएगा, मेरे साथ भी आता है और बहुत उतार चढ़ाव आज भी आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं गरिमा, कि उस तनाव दबाव को ही पूरी ऊर्जा वहीं लगा देते हैं कि तनाव में, और सब जगह गाते हैं। हमारी सेल्फ टॉक क्या हो जाती है, बहुत प्रेशर है यार, काम नहीं चल रहा, नौकरी का दबाव है, भाग दौड़ है, घर की जिम्मेदारी, ये वो सारी चीज़ें, और सबसे गाते रहते हैं। तो अभी किसी भी करिकुलम में ये नहीं पढ़ाया जाता कि लॉ ऑफ नेचर क्या है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एनर्जी क्या है। इवेंचुअली हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं, या मैं और आप जो है, हम सब हाड़ मास के इंसान हैं, पर मूलतः ऊर्जा है, और ऊर्जा कनेक्टेड है जो उस परम ऊर्जा से, जिसको हम सुपर एनर्जी कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, या ब्रह्मांड शक्ति कहते हैं, या यूनिवर्सल पावर कहते हैं, उससे कनेक्टेड है। और ये फिलॉसफी पर पुराने जमाने में काम होता था। आज के जमाने में हम लोग आ गए भौतिकवादी युग में, सारा काम रिमोट बेस्ड हो गया। एआई, अब तो लिखना पढ़ना नहीं चाहते लोग, एआई पर डाल देते हैं। मैं आपसे इस संदर्भ में भी बात करना चाह रही थी कि आजकल एक चीज़ चली है, डिजिटल डिटॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने एक मैसेज कहीं पढ़ा था, वो शायद मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। उसमें ये था कि आप डिलीट करते रहिए। जैसे आप मोबाइल में से जो आपको चीज़ें पसंद नहीं है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो आपके काम की नहीं होती हैं, वो आप डिलीट करते रहते हो। वैसे ही आपको अपने मन में से भी, अपने ब्रेन में से भी जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई पुरानी ऐसी यादें हैं जिनको आप संजो करके नहीं रखना चाहते, कुछ किसी की कही हुई बुरी बातें हैं जो आपको कभी हर्ट करी हो, आपको वो भी हटाना चाहिए। उदाहरण देता हूँ आप जी, कि आपका घर बहुत आलीशान है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और आपके घर के किसी कोने में एक चूहा मर गया जो नहीं मिल रहा, क्या होगा? पूरे घर में बदबू आएगी, ऑब्वियसली, है ना? ऐसे ही हमने अपनी उन नेगेटिव मेमोरीज को, जिनकी आपने बातचीत करी, उन मेमोरीज को मरे चूहे के समान अपने इस ब्रेन के बॉक्स में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में डाल के रखा है। और हम बजाय उस नेगेटिविटी को बाहर करने के, हम हर जगह सबसे गा रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत दुर्गंध है, बहुत बदबू है। तो बदबू आपके घर में नहीं है, बदबू आपके शरीर में नहीं है, बदबू उस नेगेटिव मेमोरी इमेजेस की, हादसे की है। आप देखो लोग क्या कहते हैं, किसी ने बोल दिया मुझे क्या अंतर पड़ता है, और दुनिया के 90% झगड़े होते हैं, उसने मुझसे ऐसा बोलिए तो सही बात है। और आजकल एक है ना, आई डोंट केयर, और आज जितना बोल आई डोंट केयर, एवरीबॉडी केयर्स। इट इज रॉन्ग इफ समबडी सेज आई डोंट केयर, एवरीबॉडी केयर्स। और हर शब्द की ऊर्जा, और सबकी लोग केयर करते हैं, परवाह करते हैं। तो ये दिक्कत अभी क्या कर, और नापते तौलते हैं कि इस शब्द में इसने, इसका वेटेज जितना था, तो जरूर उसकी ये मंशा रही होगी मुझे ऐसा कहने की। तो दो चीजें हो जाती है कि उस नेगेटिव मेमोरी को हमने कलेक्ट के लिए, मान लीजिए मुझे गरिमा की कोई बात बुरी लगी, वो बात बुरी लगने के बाद यदि मैं उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे कभी भी जीवन में गरिमा से संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट गरिमा तक जा रहा है, भले दुनिया किसी कोने में। तो क्या बात बुरी लगी? आप अभी कैमरे के सामने उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी बहना कोई बात बुरी लगी, आई एम आल्सो जोकिंग पंकज, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो करना क्या है कि मोबाइल जैसा इजी डिटॉक्स नहीं होगा। हमारे बहुत पुरानी परंपरा है ध्यान की, तो आपको ध्यान करने बैठना पड़ेगा। और जब तक ये 1400 सीसी का ब्रेन है, 1.5 किलो का, सबके पास यही है। आइंस्टीन के पास भी यही था, न्यूटन के पास भी यही था, गैलीलियो के पास भी यही था, और थॉमस एडिसन के पास ये था, मेरे आपके पास भी यही है। इसकी साइज नहीं बदली, और इसमें लगभग 80 से 90 हजार विचार हो जाते हैं, पर 90% विचार गरिमा उन्हीं विचारों का जो नेगेटिविटी का रिपीटेशन है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, उसके बराबर ही हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। इफ यू आर मेंटली अनफिट, तो यू कांट बी फिजिकली फिट। आप हो ही नहीं सकते ना। सही बात है। क्योंकि तो ये जो फोर्स है हमारी, ये ड्राइव कर रही है। तो हम सबको डेलिबरेटली प्लान करना है। मैं ऑनेस्टली करता हूँ कि जब बिस्तर पे जाता हूँ, सुबह के 5 मिनट और रात, सुबह 5 मिनट बिस्तर छोड़ने के पहले, और रात के 5 मिनट नींद में जाने के पहले प्लान करो कि आज दिन भर की जितनी नेगेटिविटी है, जितने चैलेंज है, जितनी तकलीफ है, वो सब मेरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। जब तक खाली नहीं होगा, नया भरोगे कि जिसकी क्षमता फिक्स है 1400 सीसी की। यदि ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है,
मरा चूहा पड़ा हुआ है तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा ढूंढ के, तो उसको खाली करो आप और फिर अब अज्यूम करो आप। एक चीज सच है, आप मानो या ना मानो, दुनिया इस पर विश्वास कर रही धीरे धीरे कि आप जो अज्यूम करते हो, योर थॉट बिकम्स थिंग, दैट इज फैक्ट, दैट इज साइंस, दैट इज कॉल्ड द थॉट प्रोसेस। और आपकी थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, आपने उस थॉट प्रोसेस में किन किन चीज़ों को शामिल किया हुआ है, एंड हाउ योर थॉट टेक्स इट्स ओन जर्नी, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अभी आप देखोगे यदि भारत के प्रधानमंत्री जी को लाल किले से 15 अगस्त को बोलना पड़ा कि भारत में मोटापा एक चैलेंज है, तो सोचिए कितना गंभीर विषय है। जिस देश में सरकारें फिट इंडिया जैसा कैंपेन स्टार्ट करे, सोचिए कितना गंभीर विषय। और मैं इसलिए फिटनेस की बात कर रहा हूँ कि चैलेंज क्या है गरिमा, कि लोग ओवरवेट या मोटापे को चुनौती नहीं मानते। दे डोंट टेक इट एज ए चैलेंज, प्रॉब्लम और डिजीज। और इनफैक्ट मोटापा इज नॉट अ डिजीज, इट इज द गेट फॉर ऑल द डिजीजेस, दैट इज द साइंस। तो अभी क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि आपको आपके आइडियल वेट पर आना है। ये जो पेट की ओबेसिटी है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी, इसको हम तौंद कहते हैं। ये मेल हो या फीमेल, यदि आपका मध्य प्रदेश का विस्तार है, यदि मध्य क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो आप ये मान के चल रहे दैट इज प्रूवन साइंस, दिस सेंट्रल ओबेसिटी और मध्य प्रदेश ओबेसिटी और ऑफ द एब्डोमिनल ओबेसिटी इज गोइंग टू कॉज मेनी काइंड ऑफ डिजीजेज। यू मे बी लकी कि अब तक कोई पैरामीटर नहीं आया, हो सकता है आप ऐसे चले भी जाओ, बट एज पर साइंस इट्स अ प्रॉब्लम। तो कोशिश क्या करना है कि धीरे धीरे आप और सडन पहुंचो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आज आपको रंधे से खींच दे और ये इसको निकाल दे। तो खान पान का ध्यान रखना है। क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मोटे अनाज खाओ? अभी आज के जमाने में बच्चे गरिमा क्या खाते हैं? पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मैगी, जंक फूड, केक, पेटीज, पेस्ट्री, जैम, जेली, घर का टमाटर का सॉस खाते नहीं लोग, बाजार का खाते, काउंट नहीं करते। बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, इनको काउंट। और घर पे अगर आप बता दें कि ये सब्जी बनी है तो फिर अरे ये नहीं, जोमेटो है ना, स्विगी है ना, बस सब्जी खाते नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं खाते। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फूड, सब टेस्ट करना चाहिए पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फिटनेस। यस, एग्जैक्टली, दैट इज द फिलॉसफी। इसके ऊपर काम करेंगे तो और मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब अमर है, क्योंकि आए हो तो जाना है, पर जाओ तो फिट आए तो सब फिट थे ना, 100% फिट थे जब पैदा। अच्छे से दुनिया को अच्छे से जियो, आज की पूरी जिंदगी अच्छे से खुशहाल व्यक्तित्व बनकर। और फिटनेस के बारे में गरिमा कहते हैं कि इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी अगेन। आप किसी एज में हो, ये मत सोचना कि अब हमारे बैच के सब लोग 50 पार कर चुके हैं कि अब तो 50 हो गए, क्या पता कब तक हूँ। तो नेवर एवर गिव अप। As far as the fitness is concerned, everything is concerned. मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अब आप चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप क्या मंत्र देंगे? आपने पहले ही बोल दिया, नेवर यू फोकस ऑन द फिटनेस। एक ही मंत्र है कि ये जो खोपड़ी है, जो हमारा ब्रेन है, दिस इज द गवर्निंग बॉडी फॉर दिस एंटायर बॉडी, इसको हम शरीर कहते हैं। मेंटली स्ट्रेंथनिंग करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, और यही भारतीय संस्कृति है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, पर उन्हीं पुरानी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। और कोशिश करो कि जितना अच्छा रिपीट कर पाओगे। खाने में बहुत सिंपल है, तला भुना कम खाइए। 20 मिनट पर आप देखते हो लोग घंटों वॉक करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि 20, 25, 30 मिनट के बाद वॉक जो है वो आपके मन का भ्रम है। आप देखो कोई नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि वो गॉसिपिंग ज्यादा है। आप ग्रुप बनाकर काम करना इज गुड, बट इट्स बेटर टू कीप साइलेंट व्हाइल यू आर डूइंग एक्सरसाइज। इट इज नॉट फॉर द जोकिंग और गॉसिपिंग कि आप जोक और गॉसिप करते जा रहोगे, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। तो कोशिश करो 20, 25, 30 मिनट वॉक करना। कोई फिटनेस का एक्सपर्ट जो आपको कन्वीनियंट है, जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको जरूरत है तो मेरा नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं जहाँ कन्वीनियंस हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग इट्स बेटर टू बी फिट मेंटली, फिजिकली। और एक ही फॉर्मूला कि जीवन में कोई तनाव, कोई संघर्ष, कोई दुविधा, कोई द्वंद्व, कोई परिस्थिति हो, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। जब तक सांस है ना, लड़ने की कोशिश करो, जीता। चुनौतियां तो आएंगी जीवन में, डेफिनेटली, तो आपके जिंदगी का पार्ट है। एवरी डे किसी के जीवन में कोई छोटी चुनौती होती है, कोई बड़ी होती है, बस वो सामना तो करना ही है और उनसे लड़कर के ही हमको पार निकलना है। तो बहुत अच्छा लगा पंकज हमको आपसे मिलकर के। हमारे दोस्त भी आज आपको इस तरीके से मिलकर के बहुत खुश होंगे। हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि पंकज से मिलना है, इस बहाने पंकज से मुलाकात भी हो गई। और आपके जीवन का जो नज़रिया है, आपका जो भी आपने अभी तक आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग के दौरान और फिटनेस ट्रेनिंग्स के दौरान जो भी कुछ आपने किया है, मेरी तरफ से सबको हाथ जोड़ के नमस्कार और अनुपस्थिति के लिए कान पकड़कर क्षमा। वो तो मेरे भाई बहने, वो क्षमा तो नहीं मिलेगी, उसके लिए आप अगली हमारी गेट टुगेदर में आ जाइए। दूसरा मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा गरिमा वर्मा का और संजय पात्रेडकर जी का,
कि इन्होंने सोचा, प्लान किया, और भले ही एक्चुअली नहीं सही पर वर्चुअली आज मैं शिशु मंदिर के अपने सारे भाई बहनों के को एड्रेस कर पा रहा हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ। और मेरी सबसे ये आग्रह है कि हम सब एक परिवार थे, एक परिवार का हिस्सा अभी भी हम परिवार की तरह ही जुड़े हुए हैं। रह रहे, भले ही व्यस्तता के चलते या किसी और कारण से मैं फिजिकली नहीं आ पाता, पर मेंटली एवरी मोमेंट एवरी टाइम आई एम विद द शिशु मंदिर ग्रुप, और जब तक मेरी आखिरी सांस है शिशु मंदिर के साथ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा पंकज आपसे बहुत मिलके, धन्यवाद। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।